गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब चुप रहो। चलो, पिछले क्लास में ये चैप्टर हम लोग शुरू कर लिए थे। आई कौन बुक पढ़ा है? पूरे बुक के पेंट किए हुए हैं। देखो, हिंदी का पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे। इसमें हम बताना भूल गए थे, कोई बात नहीं, आज बता देते हैं। ये है आपका सिलेबस, गद्यखंड और एक होता है पद्यखंड। देखो, काव्यखंड, गद्यखंड और काव्यखंड, ये कविता वाला है और ये कहानी वाला। कहानी में 12 को कहानी पढ़ना है, कविता में भी 12 को पढ़ना है, और एक और दूसरा बुक आएगा उसमें शायद 5 गो या 4 गो कहानी है, 5 गो है, ठीक है। इसमें हम लोग पहला शुरू किए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये इसकी विद्या क्या है? तो निबंध है। ये क्या है? निबंध। इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आप लोग थोड़ा स्लो बोलिए। इसको आप खड़े याद कर लीजिए, किसका लेखक कौन है। ये भी और काव्यखंड भी, गद्यखंड भी याद करना है और काव्यखंड भी। ये फ्री फंड का नंबर दे करके जाता है, 5 नंबर का आएगा, मिलान करने वाला रहेगा। ये बहुत आसान होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी आगे हम लोग चैप्टर शुरू किए थे, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ जान लिए थे। उनका लेखक परिचय हम लोग कल पढ़ लिए थे। एक बार फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं स्पीड में। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला लेखक का नाम, लेखक का नाम, उसके बाद जन्म डेट याद रखना है, उसके बाद मृत्यु डेट याद रखना है, उसके बाद जन्म स्थान या फिर निवास स्थान, जन्म स्थान या फिर निवास स्थान, ये भी याद रखना है। उसके बाद माता पिता का नाम याद रखना है। ये 5 चीज मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये मुख्य रूप से। बाकी जो कहानी है, कविता है, निबंध है, भाषण, ये जो उसकी विधा जो होगी उसको भी याद रखना है। किसी किसी में उसकी पत्नी का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो है ये 5 गो हर एक चैप्टर में आपको याद रखना है, चाहे वो कविता हो चाहे वो कहानी। ये मुख्य रूप से आपको 5 गो याद रखना है, 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए। अब आते हैं इस चैप्टर में, अगर बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी का। आ जाओ भाई, खुल जा, कोई बात नहीं, दूसरा आ गया, अब खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम। एक बार में नहीं, 2 बार में खुलता है, कोई बात नहीं, हो जाओ ऊपर। तो इसमें आप लोग को याद होगा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? बोलना नहीं, तुम लोग मत बोलो। ये बैग क्या हो जा रहा है? हटाओ इसको, शांत रहो। यहाँ से लिख लेते हैं। लिखने वाला किधर गया? ये तो हाईलाइट करने वाला है। चलो कोई बात नहीं। 14 अप्रैल 1851 है। 14 अप्रैल 1891 दिख रहा है। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। ये कहाँ के रहने वाले थे? महू मध्य प्रदेश। आप लोग मत बोलिए, हम बोलेंगे सिर्फ, ठीक है। किधर गया? महू मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? अरे ऊपर जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, रुको तुम लोग, थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं।
क्या हुआ? किसका? किसका था? बाद में ले लेंगे। शांत रहो। ओए, कृपया शांत रहें। थोड़ा देर शांत रहो, मात्र 2 मिनट। ओए, 2 मिनट के लिए आप लोग शांत रहें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब चुप रहो। ओए, फिर 2 मिनट के लिए आप लोग कृपया शांत रहिए। ओए, चलो, यही पढ़ रहे थे हम लोग। अब इसमें हम जितना चाहेंगे उतना हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इसलिए इसमें ले आए। देखो, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ के रहने वाले थे? महू, मध्य प्रदेश। आप लोग स्लो बोलिएगा, ठीक है? इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये इंग्लैंड में लंदन भी गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी गए। उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे। उसके बाद वहां से लंदन गए। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। कहाँ निधन हुआ? कब? दिसंबर 1956। एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है कि किस तारीख को हुआ, लेकिन दिसंबर के माह में 1956 को इनकी निधन हो गया, ठीक है। उनके बाद इनका कुछ फेमस ये सब लिखा हुआ बुक है, हु आर दे, ये हु आर शुद्राज, ये सब कुछ बुक आपको याद रखना होगा, जो फेमस बुक ये सब हैं, ठीक है। तो लेखक परिचय हम लोग कल पिछले क्लास में कर लिए थे। बाकी जिनको अगर कोई डाउट होगा तो वो आप जब लास्ट क्लास हम करते हैं, लास्ट में 5 मिनट समय दे देंगे, आप पूछ लीजिएगा, ठीक। चलो, ये आपका थोड़ा सा घिसा पीटा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। चलो, ये थोड़ा पुराना बुक हो गया था, इस वजह से नहीं दिख रहा है। आपको हम बता दें, यहाँ पर विभाजन लिखा हुआ है और यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक। श्रम, विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले श्रम क्या होता है? तो मेहनत को ही श्रम बोला जाता है, और श्रम करने वाले को श्रमिक बोला जाता है। जैसे ड्राइव करने वाले को ड्राइवर, ड्राइव करने वाले को, ठीक है। उसी तरह से श्रम करने वाले को श्रमिक। श्रम का मतलब होता है मेहनत, मेहनत, मजदूरी, ये इसी को क्या बोलते हैं? श्रम, ठीक है। और जाति तो आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं। कोई कुशवाहा होगा, कोई यादव होगा, कोई कुर्मी होगा, सबका अलग अलग जाति है, ठीक है। भारत में बहुत सारे जातियों में लोग बटे हुए हैं। अब इस कहानी में श्रम और जाति का क्या महत्व है, क्या बताया गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वो हम लोग जानते हैं। देखो, कलर गुलाबी ले लेते हैं, सबको पसंद है। इधर देखो, यह विडंबना की ही बात है, सुनो कहानी सुनो। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है।
जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह विडंबना इसलिए है कि अभी के समय में भी, आज 21वीं सदी चल रहा है, पुराने ज़माने में लोगों के पास तकनीक नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, इसकी कमी थी, मशीनरी उतना अच्छा नहीं था, तो मानते हैं कि हाँ एक दूसरे से छुआछूती ये सब चलता था, तो जाति प्रथा अगर उस समय चल रहा तो ज़्यादा अलग नहीं है। लेकिन आज के समय में भी अगर कोई जाति प्रथा को मान रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो वो विडंबना की ही बात है। कौन बोल रहे हैं? भीमराव अंबेडकर। जातिवाद के पोषकों की कमी ही नहीं है। पोषकों मतलब जातिवाद को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे खास करके बतासा शब्द, अरे नेता लोग शांत रहो, वो लोग अपना कुछ वोट पाने के लिए कहेगा इस जाति के लोग, इस जाति के समर्थन हम हैं, इस जाति के समर्थन हम हैं, और दोनों को आपस में लड़ाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, अपना फायदा करेगा लेकिन उस जाति का कभी भला नहीं होगा। तो जातिवाद के पोषक खास करके अभी के समय में वही लोग ज्यादा हैं, तो पोषकों की कमी नहीं है, यह विडंबना की ही बात है। किसने बताया? भीमराव अंबेडकर। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जब वो लोग का आप डिबेट देखिएगा तो अपना अपना लॉजिक देंगे, कहेंगे हमारा जाति सबसे ऊपर है, तुम्हारा जाति सबसे नीचे है, तो वो कहेगा हमारा जाति सबसे ऊपर है। जैसे निचले कास्ट से सबसे अच्छे लोग में आते हैं सम्राट अशोक, वो कहेगा हमारे यहाँ से सम्राट अशोक निकले, वो कहेगा हमारे यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य निकले। अरे तो वो नहीं ना बोलते कि हाँ हम इस जाति के थे, तो वो उनके नाम पर लड़ते हैं। अब जैसे कुछ लोग भीमराव अंबेडकर के नाम पर लड़ते हैं कि हाँ हम यहाँ से, हम भीमराव अंबेडकर को सपोर्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपने जाति के हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ये तो नहीं कहें कि हाँ हम हमारे जाति के जो लोग हैं हमको सपोर्ट कीजिए, बाकी सबको बहिष्कार कर दीजिए। तो यही बात है कि वो अपना अपना लॉजिक देगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, हमारा जाति सही है, तुम्हारा जाति गलत है, सबका अपना अपना लॉजिक होगा। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को क्या मानता है? आवश्यक मानता है। अब उसमें लॉजिक जो दिया जाता है उसमें से एक लॉजिक ये भी है कि जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज मतलब एकदम आइडियल, कोई गलत काम ना करे, सब अच्छा काम करे, सबका भला सोचे, उसमें श्रम विभाजन भी एक आवश्यक है। यानी श्रमिकों का विभाजन करना कि जो निचले कास्ट के लोग हैं उनका काम कुछ और है, जो थोड़ा ऊपर है उनका काम कुछ और है। काम के आधार पे ही शुरुआत में कास्ट का बंटवारा हो गया था। जैसे जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उनको कुम्हार बोल दिया गया, ठीक है, जो कपड़ा धोने का काम करते हैं उनको धोबी। तो शुरुआत में जो जाति बटा था वो काम के आधार पे ही बटा था, और बाद में वो जन्म के आधार पे हो गया कि हाँ इसके पापा जो जाति के हैं वही जाति के होगा। जरूरी थोड़ी है, धोबी में से भी डॉक्टर बन सकता है, उसमें से भी मास्टर बन सकता है, ठीक है। आगे देखो, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही क्या है? दूसरा रूप है। श्रम यानी काम के आधार पे ही जाति का बंटवारा हुआ था प्रारंभ में। साइलेंस, कृपया सुनिए। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हुए है। जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया। यानी कि जो जाति पहले बटा था वो काम के आधार पे बटा था, अब उस काम करने वाले लोगों के आधार पे बट गया है कि ये जो काम कर रहे हैं वो लोग इस जाति के, और ये जो काम कर रहे हैं वो लोग इस जाति के। इसलिए आज के समय में ये विडंबना युक्त है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज को आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। जो श्रम विभाजन है, देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो श्रमिकों का विभाजन जरूरी है।
कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। चाहे किसी भी फैक्ट्री या फिर कहीं भी जाते हैं आप तो देखते होंगे, यहाँ भी आए हैं तो यहाँ पर पढ़ाने वाले कोई और हैं, आपको जो झाड़ू लगाते हैं वो कोई और है। तो ये सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, पढ़ने वाले कोई और है। तो काम बांटना जरूरी है, एक सभ्य समाज बनाने के लिए श्रमों का विभाजन जरूरी है। लेकिन आगे देखो, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, लेकिन उनके काम के आधार पर अगर कोई लोग, यहाँ पे मान लो कि जो झाड़ू लगाते हैं हम उनको कहें कि नहीं आप हमसे दूर ही रहिए, तो क्या ये सही होगा? अगर आप यहाँ पढ़ने आते हैं और मान लो कोई ऐसा हो जो निचले कास्ट से आते हैं, उनको अगर हम बोले कि नहीं आप अलग बैठिए, तो ये अच्छा होगा? तो वही बात है कि श्रम को विभाजित किया जाना चाहिए सभ्य समाज बनाने के लिए, लेकिन उसी श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। वो ये नहीं बताता है कि इस वर्ग के जो लोग हैं वो यही काम ही करेंगे, ये चीज गलत है, यही बताया जा रहा है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। मतलब कि शुरुआत में काम के आधार पे कास्ट का विभाजन कर दिया गया, श्रम विभाजन। अब उस श्रम विभाजन के आधार पे बता दिया गया कि आप जो ये काम करते हैं वो सबसे नीचे हैं, हम ये काम करते हैं ये ऊपर है, फलाना ये काम करता है तो वो सबसे ऊपर है। क्या ऐसा है? सब अपना अपना काम कर रहा है। अगर जो काम कुम्हार कर रहे हैं उनका अपना है, क्या हम लोग वो काम कर पाएंगे? तो हम किस आधार पे कह सकते हैं कि आपका काम छोटा है मेरा काम बड़ा है? सबका अपना काम है, सबका अपना अपना काम है। तो यही चीज कहा गया कि भारत में जो श्रम विभाजन हुआ वो सिर्फ ये नहीं बताया कि इस वर्ग के लोग जो होंगे वो ये काम करेंगे, बल्कि ये बताया कि ये काम करने वाले नीचे हैं, ये काम करने वाले ऊपर हैं, ये काम करने वाले सबसे ऊपर हैं। तो ऊंच नीच की भावना भी भारत में बन गई, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। सेम उसी प्रकार से जैसे अमेरिका में काला और गोरा का है, भारत में उसी तरह से जाति प्रथा का बन गया है। भारत में इस जाति के लोग नीचे हैं, उस जाति के लोग ऊपर हैं। उसी तरह से अमेरिका में जो काले लोग हैं वो नीचे हैं, जो गोरे लोग हैं वो ऊपर हैं। तो वहाँ काला गोरा का है, यहाँ जाति का है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या ऐसा जरूरी है कि कोई अगर कुशवाहा जाति से बिलोंग करता है तो वो हमेशा खेती ही करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई यादव जाति से बिलोंग करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मवेशी ही रखेगा। वो काम जो है वो उसके अपने रुचि पर डिपेंड करता है कि हाँ हमको ये काम अच्छा लगता है तो हम ये काम करेंगे। जाति उसके काम को डिसाइड नहीं कर सकता। तो यही कहा जा रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को ही क्या मान लिया जाए? श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य का ये रुचि नहीं हो सकता है कि मेरा अगर ये जाति है तो हम यही काम करेंगे। उसका अपना है, सबका अपना अपना सोच है कि हाँ हमको ये काम अच्छा लगता है तो ये करेंगे, हमको ये काम अच्छा लगता है तो ये करेंगे। सबका अपना अपना है, रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। जो इंसान है वो अपने जाति के हिसाब से काम न करे। तो पहले क्या बोला गया कि जो काम होता है वो काम इंसान की जाति डिसाइड नहीं करेगी, उसकी रुचि डिसाइड करेगा।
ये जरूरी नहीं है कि जो जिस जाति से आता है वो वही काम करेगा। उसका मन है, अगर उसको वो काम अच्छा लगता है तो वो काम करे, अगर उसको वो काम अच्छा नहीं लगता है तो कोई दूसरा काम करे। तो श्रम विभाजन जो है जाति के आधार पे नहीं हो सकता। आगे क्या बताया गया कि एक सभ्य समाज का मतलब ये है कि किसी भी इंसान का क्षमता इतना विकसित किया जाए कि वो अपना काम में कुशल हो सके, वो अपने काम में क्या हो सके, एकदम कुशल हो सके। जैसे एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, एक्सपर्ट, ठीक है। निर्माण करने के लिए आवश्यक है क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। जैसे अगर मान लो हम अगर आज बीटेक का पढ़ाई करते हैं तो हम अपना काम खुद चुनते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले जाते हैं। अगर कोई इसमें से डॉक्टर के पढ़ाई करेंगे तो उनका क्षमता इतना बेहतर हो जाएगा कि वो डॉक्टर वाला काम कर सकते हैं। तो सभ्य समाज का मतलब ये है कि उनका क्षमता इतना विकसित किया जाए कि वो अपना काम, अपना पेशा खुद डिसाइड करें, ठीक है, कि क्या करना है, चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत, साइलेंस, सुनो, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे जो हमारा जो समाज है, जाति प्रथा का जो समाज है, वो एक दूषित समाज हो चुका है कि उस इंसान के क्षमता को, उस इंसान के मन को जाने बिना ही उसका काम पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इसके माता पिता इस जाति के हैं तो इसका बच्चा भी यही काम करेगा। तो ये एक दूषित समाज है, उस बच्चे का विचार जाने बिना ही उसके काम को निर्धारित कर दिया जाता है। यही क्या है, ये एक दूषित समाज है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। जैसे इंटर का जो हिंदी का बुक है उसमें एक कहानी है जूठन। जूठन सुना है कोई? उसमें एक कहानी है जूठन, बहुत मस्त कहानी है, भावुक हो जाओगे वो कहानी सुन करके। अभी नहीं, जब इंटर वाला का पढ़ाएंगे ना तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी मस्त कहानी है, वो भी सेम टू सेम इसी के आधार पे है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी बच्चे के जन्म लेने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि वो क्या काम करेगा। क्या यह सही है? नहीं। कोई इंसान अभी तक वो जन्म भी नहीं लिया है लेकिन उसका काम पहले से फिक्स किया हुआ है। अरे हो सकता है वो काम उसको पसंद ना है, कोई दूसरा काम करेगा, जरूरी थोड़ी है कि वही करे। नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती। अब जैसे मान लो अगर ये वाली प्रथा लग जाए कि उसके माता पिता जो काम करेंगे वही काम उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा वही काम, फिर उसका बच्चा वही काम, तो एक समाज उसी काम में बन जाएगा, एक जाति वही बन जाएगा कि हाँ इन जाति के लोग यही काम करेंगे पूरा। हो सकता है मन हो या न हो, फिर भी वही काम करना पड़ेगा, सबका अपना अपना है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाएं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः, बताओ तो यहाँ क्या है? आदि, आती, साइलेंस, शांत रहो। अरे हम देख लेते हैं, चुप रहो तुम लोग। प्रायः आती, ओए शांत रहो। ओए चुप रहो। आधुनिक युग में यह प्रायः, सुनो, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि उनको एक ही धंधे में, एक ही काम में बांध दिया जाता है
भले वो काम से उनका जीवन यापन हो या न हो, वो भूख से मर भी सकते हैं, वो भूख से क्या हो, मर जाए, लेकिन उससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे ये कहा जा रहा है कि आधुनिक युग में, यानी कि आज के समय में स्थिति प्रायः यह आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप लोग जो के पास जो फोन होगा, आए दिन उसमें कुछ ना कुछ अपडेट मांगता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो जब एक छोटा सा 10,000 का फोन है या फिर 5,000 का फोन ही है, उसमें हर एक महीने 2 महीने साल भर पर एक बार अपडेट मांगता है, लेकिन आप कुछ इंसान को, कुछ वर्ग के लोग को एक ऐसा काम सौंप रहे हैं जो जन्मों जन्म से वो उसमें अपडेट नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये कैसा सभ्य समाज हुआ? ये सभ्य समाज हुआ जी? नहीं हुआ। वही कहा जा रहा है कि हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर किसी एक समाज को आप बोल देते हैं कि आपकी ये जाति है, आपको यही काम करना है, तो फिर उसमें परिवर्तन कहाँ? तो जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकता है। समाज तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उस जाति के लोग वहीं पर रह जाएंगे क्योंकि उसमें अपडेट नहीं होगा। आगे देखो, अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है? अगर बताओ उस वर्ग के लोग को अपना पेशा बदलना नहीं है तो वो उनको कोई काम नहीं मिलेगा। जैसे आज के समय में जो सूप बिनने वाले हों या फिर दौरी बिनने वाले हैं, अब उसका यूज बहुत कम गया है। तो धीरे धीरे वो अगर ये सोचें कि हम अपना पेशा नहीं बदलेंगे, हम अपना काम नहीं करें। आजकल कौन है, आज वॉशिंग मशीन आ गया है, कौन कपड़ा धुलवाता है? सब मशीन में धोता है। तो अगर उनको अपना पेशा बदलना नहीं है तो भूखे ही मरेंगे। आजकल मिट्टी का बर्तन का उपयोग न के बराबर हो गया है, सिर्फ त्योहारों में ही उपयोग होता है। तो अगर वो लोग अपना पेशा नहीं बदलेंगे तो भूखे ही मरेंगे। तो अगर उनको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर उनको पेशा बदलने की अनुमति ना हो तो भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, यही कहा जा रहा है। आगे देखिए, चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, आगे देखते हैं, शांत रहो। जो हिंदू धर्म है उसमें उसको अलग से पेशा चुनने की अनुमति नहीं है। आपके पिताजी या फिर आपके वंशज जो काम किए हैं वही काम आपको करना है, दूसरा काम आपको चुनने की अनुमति हिंदू धर्म नहीं देता। इसलिए इसमें से बहुत कम होगा जो हिंदू धर्म को पढ़ता होगा। है, हम भी हैं, लेकिन जानते ही कुछ नहीं। ये तो आज हमको पता चला है कि ऐसा बात है कि इसमें पेशा चुनने की अनुमति नहीं है। हम तो पेशा अलग कर लिए अपना। शांत रहो। देखो, तो उसमें क्या है कि परंपरागत आपको दूसरा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता, भले आप उस पेशा में निपुण क्यों न हो। जैसे अब इसमें से कोई मान लो, हो सकता है आगे जाकर के कोई इसमें से राइडर बनेगा, बाइक जो स्पीड चलाते हैं वो लोग, तो क्या, शांत रहो, उसके पेरेंट्स उसको इजाजत देंगे कि हाँ तुम राइडर बनो? कभी नहीं दे सकते हैं। तो वही हाल यहाँ है कि आपको उस पेशा में, देखो, ओए शांत रहो, भले ही उसमें पारंगत हो, यानी आप उसमें क्यों नहीं एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी आपको वो पेशा चुनने की अनुमति नहीं दिया जा सकता। आगे देखते हैं, खत्म हो जाएगा थोड़ा देर। देखो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। वास्तव में ऐसा है ही,
कि ये अनुमति नहीं है कि आप कुछ दूसरा काम कर सके, वो उसी काम को खोजते हैं। मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनको अगर कोई अच्छा काम नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करते हैं, बेरोजगार रहते हैं, लेकिन वो छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। आजकल BA MA का डिग्री लिए हुए हैं, उसको बोला जाएगा कि तुम कोई दुकान लगा लो, नहीं हमको जॉब चाहिए। कोई दूसरा काम कर लो, नहीं हमको जॉब चाहिए। तो वो अपने से छोटे स्तर का काम करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए डिग्री लेने के बावजूद सब बेरोजगार सब घूम रहा है। तो भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। हाँ सुन रहे हैं, बोलो क्या। चलो देखो, अरे थोड़ा सा 5 मिनट और, छटपटा गए, भूख लग गया, शांत, चलो 5 मिनट और, ओए शांत रहो। देखो दिक्कत यही है कि शांत रहो, इसमें लिखना कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग फील हो जाए सुनते सुनते, कोई बात नहीं, थोड़ा देर और खत्म कर देते हैं। देखो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण ये भी है, शांति से सुन लो 5 मिनट। भारत में बेरोजगारी का एक ये भी कारण है कि जो लोग हैं वो दूसरे काम को करना नहीं चाह रहे। ठीक है, आगे देखो। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य के स्वेच्छा पर डिपेंड नहीं है कि हाँ अगर हमको ये काम करना है तो हमारा काम यही होगा। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य के स्वेच्छा पर डिपेंड न करके उसके माता पिता और पैतृक कामों पर डिपेंड करता है कि उसके माता पिता अगर ये काम कर रहे हैं तो उसका बेटा भी यही काम करेगा। तो ये उसके स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं दिया गया, जिसके वजह से कोई लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो काम तो करते हैं लेकिन मन से नहीं करते। अगर कोई इंसान मन से काम करे तो 10 घंटा का काम 5 घंटे में भी किया जा सकता है। इसमें बहुतों ऐसा होगा जिससे पूछा जाए तो वो कहेगा कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो 2 घंटा ही पढ़ता है और अच्छा नंबर लाता होगा, और जो 10 घंटा पढ़ने के बावजूद भी अच्छा नंबर नहीं लाता होगा। कारण यही है कि वो मन से नहीं पढ़ता है, वो बस टाइम गिनता है, और जो मन से पढ़ता है वो 2 घंटा में भी अच्छा खासा पढ़ सकता है। स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। मतलब कि बेरोजगारी उतनी बड़ी मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा ये है कि मन न होते हुए भी वो काम को करना पड़ता है। ऐसे बहुतों लोग, जैसे इसमें अभी आधा से ज्यादा वो होगा जो जबरदस्ती बैठा हुआ है, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तो मन नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। तो भारत में बेरोजगारी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या ये है कि मन नहीं है फिर भी काम करना है, व्यवस्था बस करना पड़ता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का दिल न लगता हो, न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसको आप जबरदस्ती पढ़ाइएगा तो धीरे धीरे वो पढ़ाई से भागने लगेगा। या फिर कोई भी काम हो, अगर उसको वो काम करने की इच्छा न है और फिर भी आप उससे वो काम जबरदस्ती कराइएगा तो उस काम के प्रति उस इंसान के मन में दुर्भावना, नफरत की भावना बढ़ने लगता है। क्या तालू किधर गया? शांत रहो, ग्रस्त रहकर तालू करने चला। यहाँ एक सेकंड,
देखो, ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने, जैसे ना होता है कि कोई काम कह दिया गया, अरे हो जाएगा, काम टालना ना, कोई बात को टाल दिया जाता है कि नहीं आज नहीं, बयान होगा, फिर बयान से परसों होगा, परसों से तरसों होगा। उसी तरह से टालू काम करें, यानी काम को टालना, ठीक है, बहाना बनाकर आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों होगा, उस तरह से। तो टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई इंसान को आप जबरदस्ती कोई काम कराइएगा तो वो काम को टालेगा और 10 घंटा का काम को 20 घंटा में करेगा, ठीक है। आगे देखो, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। किससे? आर्थिक पहलू से भी। अगर पैसा चेंज ना किया जाए तो पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल मशीन में कपड़ा धुल रहा है, तो जो पहले से कपड़ा धोने वाले थे उनका तो पैसा खत्म हो गया, तो वो अगर चेंज नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो आर्थिक रूप से भी यह क्या है? हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब अगर उनको कोई दूसरा काम ना दिया जाए तो वो गरीबी में धीरे धीरे अपने आप को क्षय करने लगेंगे, उनका मन नहीं लगेगा, वो लोगों से मिलने से कतराएंगे, भूखे मरने की हालत में आ जाएंगे, तो वो काम करना भी नहीं चाहेंगे कोई दूसरा, नफरत की भावना आ जाएगी। यही कहा जा रहा है। आगे देखो, बस इतना ही है। साइलेंस। देखो, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? आदर्श समाज या सभ्य समाज क्या है? जैसे अब जो जाति प्रथा है वो काम चेंज करने की अनुमति नहीं देता, तो अगर हम अगर जाति प्रथा के विरुद्ध है तो सवाल ये होगा कि जो सभ्य समाज है, जो आदर्श समाज है, उसका क्या नियम होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए। आगे देखो विचार क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व, समता और स्वतंत्रता। देखो, सबसे पहला बात कि वो कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, उसको जाति के आधार पे न बताया जाए कि आपकी जाति ये है तो आप ये काम करेंगे, आपकी जाति ये है तो आप ये काम करेंगे। दूसरा, समता, यानी सभी के लिए समान भावना होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करे, छोटा काम करे या बड़ा काम करे, सब एक इंसान ही है। दूसरा, भ्रातृत्व, यानी कि सम्मान की भावना सब में होनी चाहिए, चाहे वो भले ही छोटा काम ही क्यों न करे। आगे देखो, पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? एक सेकंड। भ्रातृत्व में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित, मात्र 2 मिनट रुको ना, वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि सबको स्वतंत्र रहना चाहिए अपने काम को लेकर के, कोई भी काम आप कर सकते जो आपको आता है। दूसरा, सबको सम्मान की भावना, समान की भावना और एक दूसरे के मन में इज्जत की भावना, चाहे वो छोटा काम करे चाहे वो बड़ा काम करे, और एक दूसरे की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, यानी मानवता की भावना भी होनी चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। जिस तरह से दूध में अगर पानी मिला दिया जाता है तो यह पता नहीं चलता है कि दूध है और पानी है, दोनों अलग अलग हैं। उसी तरह से जो समाज बने उसमें कोई भी लोग इस तरह से नहीं दिखे
कि हाँ ये लोग अलग हैं और ये लोग अलग हैं, हम इनका मदद नहीं करेंगे, ये हमारा मदद नहीं करेंगे। सबको एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए और रहना चाहिए, यही भाईचारे की भावना है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान की भावना हो। इस कहानी में यही बताया गया है कि कोई भी जो श्रमिक लोग हैं, उनको उनके जाति के आधार पर काम का विभाजन न किया जाए। जाति के आधार पर जो काम का विभाजन होता है वो उनको मजबूर करता है वो काम करने के लिए। उनके क्षमता के आधार पर, उनके रुचि के आधार पर उनका काम डिसाइड किया जाए। और जो सभ्य समाज है उसमें सभी लोग अपने अपने मन के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और काम करें। यही हमारा क्या है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र सिर्फ शासन ही नहीं बताता, सबको एक साथ मिल करके काम करने की अनुमति भी देता है और एक दूसरे के मन में सम्मान की भावना को भी बताता है। किसी को कोई दिक्कत? श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर समझ में आयो? पक्का? अब किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से तो पूछो, आपस में बात नहीं करना है, किसी को नहीं पूछना है। देखो, जैसे उस समय जो 1956 या 36 के समय जो था, शांत रहो, उस समय भी भारत में जाति प्रथा इतने चरम सीमा पर थी कि लोग एक दूसरे की जाति पर को कत्ल करने पर भी आ गए थे। तो उस समय के लोग एक मंडल बनाए, एक समूह, जैसे आज के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक, महिला आरक्षण, ये सब बहुत सारा मंडल बनाया गया है। उसी तरह से उस समय जाति प्रथा को तोड़क मंडल बनाया गया था। जाति प्रथा में उस समय जो मंडल बनाया गया उसमें जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए, इसके लिए एक मंडल बनाया गया। और उसी का एक सम्मेलन हो रहा था लाहौर में, जिस पर कुछ लोगों की सहमति बनी और कुछ लोगों की सहमति नहीं बनी, जिसके कारण वो आगे लागू नहीं हुआ। ठीक है? हाँ, पेशा जाति को नहीं बोलते, शांत रहो। ओए, पेशा का मतलब है काम, पेशा का मतलब है काम। आप जो काम करते हैं वही आपकी पेशा है। जैसे मान लो, ओए, अगर हम कृषि का काम करते हैं तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा? कृषि से ही मिलेगा। तो वही हमारा क्या हो गया? पेशा हो गया। लेकिन जाति के आधार पर जो पेशा है वो गलत है, क्योंकि पेशा बदलना पड़ सकता है। और मान लो आने वाले समय में कृषि में अगर फायदा ना होगा तो वो कोई दूसरा काम करेगा। अगर उनको कह दिया फायदा हो चाहे ना हो, आपको यही करना है, तो फिर ये चीज तो गलत है। तो इसलिए जाति के आधार पर पेशा डिसाइड नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।